हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएएस एजुकेशन जेएजी में। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं साइंस के लगभग 50 टॉप 10 क्वेश्चंस जो कल के एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि तो यहाँ पे इस वीडियो को रात में लगभग 11 बजे शूट कर रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सुबह में बहुत जल्दी देख लीजिएगा क्योंकि इसमें से एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन को मैच होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वायुमंडल में बहुत सारे धूलकण होते हैं जिसके कारण तारों के आने वाले प्रकाश का वायुमंडल लगातार अपवर्तनांक होता रहता है। ठीक है, लगातार अपवर्तन कारण टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल के प्रवेश करने के बाद तारे तारे दो के प्रकाश के विभिन्न अपवर्तनांक वाले वायुमंडल से गुजरना होता है, इसलिए तारे दिशा बदल देती है जिससे तारे टिमटिमाते हैं। मतलब कि यहाँ से आसमान से ऐसे आते हैं। ठीक है, आकाश से आते हुए ऐसे ऐसे आते हैं, तो इससे बहुत से धूलकण होते हैं, टकराते हैं। तो इसी के वजह से ये क्या होते हैं, तो ये तारे टिमटिमाते हैं। तो इसको लिख सकते हैं अपने भाषा में और अपने आवाज़ में। ठीक है, मतलब कि अपने भाषा में लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ओजोन क्या है। ठीक है, ओजोन क्या है। ओजोन ऑक्सीजन का एक अपरूप है जो एक परत में के रूप में होता है। यह सूर्य से आने वाली खतरा पराबैंगनी किरण किरण को हमारी रक्षा करता है। ठीक है, मतलब कि जो सूरज से हमारा जो पराबैंगनी किरण आता है उसको से हम लोग को बचाता है। ठीक है, इसी को हम लोग ओजोन बोलते हैं। और इसका देखते हैं, तो यह किसी पारतंत्रिक के किसी प्रकार प्रभावित करता है। ठीक है, आगे ओजोन पृथ्वी की सतह पर एक आवरण बनती है। मतलब ये ओजोन एक परत है। ठीक है, जैसे घर के ऊपर रहता है, रेक रहता है, उस तरीके से ये परत बना हुआ रहता है जो पराबैंगनी किरण से बचाती है। जो ऊपर से कुछ कुछ आएगा ना तो उसको रोक लेगा। ठीक है, और ओजोन सूर्य से पृथ्वी तक जाने वाली पृथ्वी तक जाने वाली चालक पराबैंगनी विकिरणों को सोख लेती है तथा उसे पृथ्वी पर नहीं पहुंचने देती है। ये पराबैंगनी किरणें हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। इसके कारण यह पारतंत्रिक नष्ट होने से बचाती है। मतलब कि ये नष्ट होने से बचाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। आगे सी नंबर में क्या है, ओजोन परत की क्षय से कम करने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। मतलब इसको अगर कम करना है तो कौन से कदम हम लोग उठा सकते हैं। ठीक है, तो ओजोन की परत से क्षय होने के कारण हम निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो लिखा गया है हम पॉइंट वाइज लिखे हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे देखेंगे सीएफसी का उपयोग करके नियंत्रण किया जा सकता है। सीएफसी यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का हम लोग यूज करके हम इसको नियंत्रण कर सकते हैं, यानी कि रोक सकते हैं। नाभिकीय विस्फोट को नियंत्रण कर सकते हैं, यानी कि नाभिकीय। ठीक है, नाभिकीय विस्फोट करके हम इसको क्या कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, सुपर सैनिक विमानों का कम से कम उपयोग करो। मतलब कि जो भी सैनिक लोग जो वायु में क्या हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, जो विमान रहता है, तो उसको कम उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं। ठीक है, ओजोन परत जो नष्ट होते जा रहा है उसको हम लोग कम कर सकते हैं। आगे देखिए क्या है, यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया को उदासीन अभिक्रिया क्यों कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया को लवण तथा जल प्रदान करता है। मतलब कि अम्ल और क्षार जब एक साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या निकलता है, लवण निकलता है, इसलिए इसे उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ उसका उदाहरण है NaOH प्लस HCl। Na देखिए यहाँ पर क्या हो गया, अभिकारक हो गया। ठीक है, NaCl प्लस H2O। ठीक है, NaCl प्लस H2O। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, विस्थापन हो गया। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए क्या देखते हैं, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। ठीक है, वहाँ पे रंग उसका क्यों बदलता है, उसका कारण यहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो आयरन कॉपर को विलयन में स्थापित कर देता है, इसलिए विलयन का रंग बदल जाता है। ठीक है, इसलिए विलयन का रंग बदल जाता है। मतलब कि वहाँ से विस्थापित करता है, मार करके धक्के मार करके क्या होता है, भगा देता है, इसलिए वहाँ पे उसका रंग बदल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ेंगे लोहे की वस्तुओं में हम पेंट क्यों करते हैं। तो लोहे की वस्तु जो रहता है उसको हम लोग पेंट इसलिए करते हैं क्योंकि वो क्षय होने से बच से
ठीक है, बच सके, मतलब कि वो नष्ट ना हो, इसलिए हम उसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लोहे की वस्तुओं को हवा में संपर्क आने पर जंग लग जाती है। देखते हैं ना कि वहाँ पे चित्ती जैसा लग जाता है, ठीक है, उसी को हम लोग जंग बोलते हैं, इसलिए इसे जंग से बचने के लिए हम पेंट किया करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। समजातीय श्रेणी और के उदाहरण के साथ समझाइए। समजातीय श्रेणी किससे कहते हैं उसको हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ऐसी कार्बनिक यौगिक जिसमें एक प्रकार के प्राप्तांक समूह होते हैं उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे CH3OH, ठीक है, C2H5OH, C3H7OH, मतलब एक ही प्रकार के रह रहे हैं। ठीक है, OH मतलब क्या होता है, अल्कोहल होता है। ठीक है, डैश OH रहता है तो उसको अल्कोहल कहते हैं। इसको भी और अच्छे से तरीके से समझेंगे, एक और वीडियो लाएंगे, सुबह तक कोशिश करेंगे कि आ जाए। ठीक है, मार अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा, ये जीव विज्ञान से निर्धारित है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, मतलब कि कैसे पता चलता है कि ये लड़की होगा या लड़का होगा, उसको हम लोग लिंग निर्धारण बोलते हैं, वो कैसे होता है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, मानव में लिंग निर्धारण का विशेष लिंग गुणसूत्रों के आधार पर होता है। नर नर में से XY गुणसूत्र और मादा में से XX गुणसूत्र विद्यमान होता है। ठीक है, मतलब कि जो पुरुष होता है उसमें कौन सा गुणसूत्र होता है, X और Y, दो दो जोड़ी गुणसूत्र होता है। ठीक है, और यहाँ पे मादा में, ठीक है, मादा में दो गुणसूत्र मादा में भी होता है, लेकिन वो सेम ही एक ही जैसा होता है, जैसे XX गुणसूत्र विद्यमान होता है। ठीक है, इससे स्पष्ट होता है कि मादा के पास Y गुणसूत्र नहीं होता है, वहाँ पे वायु गुणसूत्र नहीं होता है। जब नर मादा के संयोग से संतान उत्पन्न होता है, मतलब नर और मादा जब संबंध बनाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, संतान उत्पन्न होता है, एक नया संतान का जन्म होता है। तो मादा को भी अवस्था में नर नर शिशु को उत्पन्न करने में समर्थ समर्थ हो नहीं सकती, क्योंकि नर शिशु में XY गुणसूत्र होता है। जब भी अगर लड़का जन्म लेगा तो क्या होगा, XY गुणसूत्र जब एक साथ मिलेगा तभी लड़का जन्म लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे निषेचन क्रिया में यदि पुरुष का X लिंग गुणसूत्र स्त्री के X लिंग गुणसूत्र से मिलता है, मतलब X और X मिलता है, ठीक है, तो इससे एक जोड़ा बनेगा। ठीक है, अतः संतान लड़का के रूप में होगा। जब पुरुष से Y गुणसूत्र स्त्री के लिंग गुणसूत्र से मिलता है तो निषेचन करेगा तो XY बनेगा, इससे लड़का का जन्म होगा। ठीक है, जब XX बनेगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, लड़की का जन्म होगा, लेकिन जब XY मिलेगा तो वहाँ पे क्या होगा, लड़का का जन्म होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। ऊष्माक्षेपी का मतलब कि उसको ले रहा है। ठीक है, और ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है कि उसको हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है, जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हम लोग को जीवित है तो हम लोग की एनर्जी रहेगा तभी तो हम लोग जीवित है ना। यह ऊर्जा हमें भोजन प्राप्त करती है। क्या करती है, ये जो हम लोग को ऊर्जा मिलता है वो किसी से मिलता है, भोजन से मिलता है। पाचन क्रिया के दौरान खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में, पाचन के दौरान छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, ये टूट जाते हैं, जैसे चावल, आलू, ब्रेड और कार्बोहाइड्रेट जैसा प्रदान करता है। इसलिए श्वसन की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। ठीक है, मतलब ये सब क्या में बदल जाते हैं, एक नए नए पदार्थ में बदल जाते हैं। ठीक है, आलू से क्या मिलता है हम लोग को, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, चावल से भी कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ब्रेड से भी कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक है, तो ये सब टूट जाते हैं और इससे क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ठीक है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के रूप में मिलकर एक हमें ऊर्जा प्रदान करती है, इसलिए हमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। जैसे यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन, अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ गया कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, तो C6H12O6 होता है। ठीक है, वो टूटता है, वो प्लस यहाँ पे O2 में टूटता है। ठीक है, और यहाँ पे बन जाएगा क्या, सिक्स सिक्स CO2 प्लस 6H2O बन जाएगा, प्लस ऊर्जा में बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को ऊर्जा मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 9 नंबर में क्वेश्चन में क्या है, कार्बन के इतने अधिक यौगिक होने का क्या कारण है। मतलब ये कार्बन जो है वो सभी से अभिक्रिया कर लेता है, तो इसका क्या कारण है उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसका संयोजकता कितना होता है, तो 4 होता है। ठीक है, जिसके कारण वह 4 अन्य तत्वों के से जुड़कर अपनी आसानी से आबंध बना सकता है। इसके जो संयोजकता है उसका होता है, इंग्लिश में वैलेंसी बोलते हैं, वो कितना होता है, तो 4 होता है। ठीक है, इसकी कार्बन के इसी गुण के कारण कार्बन के इतने अधिक यौगिक बनते हैं, मतलब कि इसका 4 होता है इसीलिए, और किसी से भी 4 लेकर के अपना यौगिक बना लेता है, अपना एक अष्टक पूरा कर सकता है। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर स्पष्ट करें। संतृप्त किसको कहेंगे और असंतृप्त किसको कहेंगे उसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किससे कहेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन को कहते हैं। एल्केन, यहाँ पे देखिएगा आपको ऑब्जेक्टिव में एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का सूत्र मिलेगा। तो एल्केन का अगर पूछेगा तो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n प्लस 2 होता है, ठीक है। एल्केन का अगर पूछेगा तो CnH2n+2 होगा। अगर एल्किन का पूछेगा, एल्किन, ठीक है, एल्किन का पूछेगा, ठीक है, एल्किन का पूछेगा तो CnH2n सिर्फ होगा, ठीक है, CnH2n एल्किन का। अगर एल्काइन का पूछेगा, ठीक है, अगर एल्काइन का पूछेगा तो यहाँ पे याद रखिएगा कि CnH2n पे 2 देख लीजिएगा बढ़िया से, 2n-2 हो जाएगा। मतलब कि सटा देता है, फिर हटा देता है, फिर घटा देता है। तो यह भी याद रखिएगा कि किस में सटेगा, किस में हटेगा और किस में घटेगा। तो यहाँ पे अगर ये सटाना रहता है तो हम लोग उसको कौन सा कहते हैं, एल्किन कहते हैं। फिर एल्किन में घट जाता है, हट जाता है वहाँ से पूरा पूरा, अब एल्काइन में आ जाता है फिर से, ठीक है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है, ठीक है। ये तो फॉर्मूला आप लोग को याद हो गया कि अगर एल्केन का पूछेगा, ठीक है, एल्केन का जब भी पूछेगा तो CnH2n+2 होगा। अगर एल्किन का पूछेगा, एल्किन का तो CnH2n सिर्फ होगा। और अगर एल्काइन का पूछेगा तो CnH2n-2 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत ही काम आएगा। और इसका अगर बनाने के लिए भी देगा तो वो भी बना लीजिएगा, ठीक है। तब हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में समझेंगे। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन को कहते हैं, ठीक है, CnH2n+2 को बोलते हैं, ठीक है। इसमें एकल अबंध होता है, मतलब कि सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। इसको सिंगल बॉन्ड होता है। अगर CC है तो यहाँ पे क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा। अब यहाँ पे H कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पर H होगा, ठीक है, यहाँ भी H हो जाएगा, यहाँ भी H हो जाएगा और यहाँ भी H हो जाएगा और यहाँ भी H हो जाएगा। तो यहाँ पे C2H6 हो जाएगा फार्मूला इसका, ठीक है। तो ऐसे बनता है, ठीक है। यह बहुत कम अभिक्रियाशील होता है। इसको अगर एल्केन का जो भी सूत्र होता है उसमें अगर कोई भी अगर तत्व आता है तो वो क्या होता है, बहुत कम अभिक्रियाशील होता है। असंतृप्त कार्बन किसको कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्किन या एल्काइन आता है। मतलब कि यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा और ट्रिपल बॉन्ड आएगा, ठीक है। C और C के बीच, कार्बन और कार्बन के बीच कितना आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आएगा, ठीक है। यहाँ पे एल्किन का है, एल्काइन का है। तो यहाँ पे सबका हम सूत्र बता दिए हैं, उसको अच्छे से समझ लीजिएगा। इसमें द्वि या त्रिबंध होता है, तो यहाँ पे द्विबंध और त्रिबंध के हम आपका, यहाँ द्विबंध है, ये हमारा त्रिबंध है, ठीक है। ये दोनों बता दिए। यह अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो असंतृप्त क्या होता है, अधिक अभिक्रियाशील होता है, और संतृप्त क्या होता है, कम अभिक्रियाशील होता है। अब साबुन और आप मार्जक के 3 अंतर बताइए। तो यहाँ पे अंतर बताना है, तो यहाँ पे हम लोग अंतर को समझ लेते हैं। तो साबुन और मार्जक के 3 अंतर। तो साबुन का 3 अंतर, यह प्रायः वसा अम्ल में सोडियम का या पोटेशियम लवण होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम लवण होता है, ठीक है। ये कठोर जल में कपड़े साफ करता है। साबुन जो है वो कठोर जल में, जब कठोर यानी कि पानी जब बिना उबाला हुआ रहेगा, ठीक है, तो उसमें ये साफ़ करेगा। इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है, ठीक है। इसका जलीय विलयन कितना होता है, तो क्षारीय होता है। इसका pH मान 7 होता है। मतलब जिसका 7 से अधिक होगा, मतलब हाँ, जितना 7 या 7 से अधिक होगा वो क्या हो जाएगा, क्षारीय। और अगर 7 से कम हो जाएगा तो वो क्या रहेगा, अम्लीय रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम अपमार्जक के बारे में पढ़ेंगे। अपमार्जक में यहाँ पे क्या है, ये प्रायः एल्केली बेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल का सोडियम लवण होते हैं, ठीक है। ये कौन सा होता है, सोडियम लवण होता है, जबकि वहाँ पे सोडियम और पोटेशियम दोनों होता है, ठीक है। दोनों लवण उसमें होता है साबुन में, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है, और अच्छे से समझिएगा और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाइएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत ही रात में भी वीडियो बनाया जा रहा है। तो ये कठोर जल में भी कपड़े साफ़ करते हैं। ये भी क्या करेगा कि कठोर जल मतलब कि पानी उबाला हुआ नहीं रहेगा तब में भी ये कपड़ा साफ़ कर देगा। इसका जलीय विलयन उदासीन होता है। मतलब उदासीन मतलब कि ये चीज़ होता है कि उदासीन हम किसको बोलते हैं, कि जो अम्ल में भी आता है और जो क्षार में भी आता है, ठीक है, वो उसको हम लोग उदासीन बोलते हैं। अब यहाँ पे सोडियम को, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम को केरोसिन तेल में डुबो कर क्यों रखा जाता है। सोडियम और पोटेशियम ये 2 ठे ऐसे धातु है, ठीक है। लास्ट में यम, जिसका भी अगर लास्ट में यम आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं, ठीक है। और उसके
और दूसरा चीज़ में अगर यम आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, धातु बोलेंगे। ये चीज़ समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सोडियम बहुत ही अभिक्रियाशील धातु होता है। क्या होता है कि ये हवा के जैसे ही हवा में आएगा, ठीक है, हवा के साथ अगर इसको छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तुरंत आग पकड़ लेता है। ठीक है, जो हवा के संपर्क में आने से तुरंत आग पकड़ लेता है। इसलिए सोडियम और इस केरोसिन को सोडियम और पोटेशियम को हम लोग क्या करते हैं, केरोसिन में डुबो करके रखते हैं। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर, पादप हार्मोन और पादप हार्मोन क्या है, इसके दो उदाहरण लिखिए। तो पादप हार्मोन हम किसको बोलते हैं, जो पेड़ पौधों में पाए जाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पादप हार्मोन। तो पादप हार्मोन पौधे के में सभी क्रियाओं जैसे वृद्धि, अगर वो बढ़ना चाहता है तो उसको में कौन सा हार्मोन होगा, पादप हार्मोन। विकास मतलब कि वो बढ़ना चाहेगा या फिर वो फैलना चाहेगा, फूल आना, फल आना, फलों का पकना आदि में पनियांत्रित करता है। ठीक है, पनियांत्रित करता है। पादप हार्मोन अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन तो और साइटोकाइनिन और एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, तो कौन कौन होता है, ऑक्सिन, जेब्रिलिन, साइटोसिन और एब्सिसिक अम्ल, मतलब इससे भी रिलेटेड आपको वहाँ पर आएगा। और अगर फलों का पकना जिसमें होता है वो कौन सा अम्ल में होता है, तो एब्सिसिक अम्ल में होता है। ये चीज़ याद रखिएगा कि एब्सिसिक अम्ल में क्या होता है, फल पकते हैं। ठीक है, आगे देखिए उत्तम ईंधन। यहाँ पे पढ़ेंगे कि उत्तम ईंधन के गुण को लिखिए। क्या लिख रहा है कि उत्तम ईंधन के गुण को लिखना है। तो उत्तम ईंधन के गुण को हम लोग लिखते हैं निम्नलिखित प्रकार से, एक एक पॉइंट करके लिखेंगे, क्योंकि अच्छे से नंबर लाना है तो पॉइंट वाइज लिखिएगा, तब पर ही अच्छा नंबर आएगा। तो इसलिए ईंधन के जो क्या लिखा है, उज्ज्वलनशील पदार्थ में की मात्रा कम होती है, मतलब कि ये जलना क्या होता है, कम होता है। ठीक है, मतलब जलता कम है उत्तम ईंधन। ठीक है, दहन के पश्चात विषैला पदार्थ का उत्पन्न कम से कम होता है, मतलब इसको अगर जलाएंगे तो क्या होगा, इसमें विषैला पदार्थ, जैसे हम लोग अगर लकड़ी जलाते हैं तो वहाँ से क्या निकलता है, मतलब धुआं निकलता है, लेकिन वो हम लोग को आँख में क्या होता है, तीता लगने लगता है। और लेकिन अगर हम लोग वहीं पे और दूसरे चीज़ को जलाते हैं तो तुरंत हम लोग के नाक में घुस जाता है और वहाँ पे ज़्यादा उसको हानिकारक पहुँचाता है। तो ये उत्तम ईंधन में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा कम होता है। अब आगे यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन में तीसरा पॉइंट क्या है कि ईंधन की उपलब्ध प्राप्त तथा सुलभ होता है। ठीक है, उपलब्धता प्राप्त तथा सुलभ होता है, मतलब ये आसानी से मिल जा सकता है, इधर उधर कहीं भी मिल जाएगा। ठीक है, आगे ईंधन सततता होता है, सततता होता है। ठीक है, ईंधन क्या होता है, सततता होता है। आगे यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग अलग समूहों में रखा जाता है। ठीक है, आपके अनुसार जो उत्कृष्ट गैस है, मतलब कि ज़्यादा अभिकारक गैस है, उसको हम लोग क्या करते हैं, अलग समूहों में रखते हैं। उत्कृष्ट गैस को गुणधर्म किसी अन्य समूह के तत्वों के समान नहीं है। ठीक है, अन्य गैसों के समान नहीं है, ये अन्य तत्वों से अभिक्रिया नहीं करते हैं, इसलिए उत्कृष्ट गैसों के अलग समूह में रखा जाता है। मतलब कि ये सभी के साथ क्या करते हैं, अभिक्रिया नहीं कर पाते हैं, इसलिए क्या करते हैं, इसे हम उत्कृष्ट गैसों के रूप में रखते हैं। आगे 16 नंबर देखिए क्या है, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर लिखिए। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये पिछले वर्ष आया था क्वेश्चन, तो इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट समझिएगा। ठीक है, और यहाँ पे उसका उत्तर लिख लेंगे, वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर। एक एक पॉइंट लिखेंगे, पहले उसका पॉइंट लिखेंगे वायवीय का, उसके बाद अवायवीय का। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है, अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन के में उपस्थिति में होता है। ठीक है, अवायवीय नहीं, वायवीय जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, लेकिन अवायवीय जो रहेगा वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। अगर यानी कि ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो अवायवीय होगा और ऑक्सीजन रहेगा तो वायवीय होगा। ठीक है, आगे क्या है, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है। मतलब वायवीय श्वसन रहेगा, जब ऑक्सीजन रहेगा तो साथ में क्या ग्लूकोज जो पूरा पूरा टूट जाएगा। ठीक है, लेकिन अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है, यानी कि ऑक्सीजन नहीं रहेगा। ठीक है, तो ग्लूकोज पूरा पूरा नहीं टूट पाएगा, ये चीज़ समझ लीजिएगा। आगे आगे देखते हैं, तीसरा पॉइंट इसमें क्या है कि वायवीय श्वसन में कि अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है। मतलब कि अगर हम लोग कोई भी उत्पाद यहाँ पे उत्पाद होता है, ठीक है, एक हमारा उत्पाद होता है और दूसरा क्या होता है हमारा, उसको क्या नहीं पता है, अभी थोड़ा सा भूल गए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो उसका जो उत्पाद रहेगा ना, उसके लास्ट में क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O आएगा, सी प्लस H2O आएगा। ठीक है, H2O का मतलब होता है जल। ठीक है, वायवीय श्वसन के अंतिम पद लैक्टिक अम्ल होता है तथा इथेनॉल होता है। जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनाएगा, लेकिन अगर वही ऑक्सीजन का अनुपस्थिति में बनाएगा, मतलब ऑक्सीजन नहीं रहेगा, तो वो क्या बनेगा, लैक्टिक अम्ल बनाएगा और इथेनॉल बनाएगा। ठीक है, इसमें से इनमें से इनकी काफ़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है। ठीक है,
जो वायवीय होता है उसमें क्या होता है, काफ़ी मात्रा में ऊर्जा क्या होता है, बाहर निकलता है। लेकिन अगर वो अवायवीय रहे तो वहाँ पे कम निकलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें उच्च क्रिय जीवधारी पाए जाते हैं जो ज़्यादातर पौधे तथा जंतुओं, मानव, हिरन, पंछी आदि हैं। मतलब कि इसमें जो वायवीय शोषण होता है, ठीक है, वायवीय शोषण जिसमें ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होता है, उसमें क्या क्या पाया जाता है, तो पौधा पाया जाता है, पेड़ पौधा जो भी है वो सब उसी में पाया जाता है वायवीय शोषण में। जंतुओं में, मानव में, हिरन में, पंछी में, मतलब जो भी जीवधारी हैं, ठीक है, उसमें क्या पाया जाता है, वायवीय शोषण पाया जाता है। और अवायवीय शोषण जो जल में रहते हैं उन लोग में पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सीजन के योग या ह्रास से के आधार पर उपचयन तथा अपचयन की व्याख्या कीजिए, प्रत्येक के लिए उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि उपचयन और अपचयन बताना है ना, कि उपचयन अभिक्रिया क्या होता है और अपचयन के अभिक्रिया क्या होता है। ठीक है, और यहाँ पे बताना भी है किसके आधार पर बताना है, ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर, मतलब कि उसमें आएगा तो क्या होगा और वहाँ से निकल जाएगा तो क्या होगा। तो ऐसे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, मतलब जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा, ठीक है, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जबकि ऐसे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, मतलब कि ऑक्सीजन वहाँ से दूर भाग जाएगा। ठीक है, वहाँ से दूर भाग जाएगा, यह भी भाग जा रहा है। चलिए, ऑक्सीजन क्या होता है, दूर भाग जाता है, उसे अपचयन कहते हैं। ठीक है, अगर ऑक्सीजन आ रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन अगर जुड़ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, उपचयन। लेकिन अगर जा रहा है, दूर भाग जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, अपचयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अपचयन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उपचयन अभिक्रिया में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन इसमें जुड़ जा रहा है। जैसे यहाँ देखिए C2Cu, मतलब कि कॉपर के साथ क्या हो जा रहा है, ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा CuO। ठीक है, यहाँ पे लेकिन अपचयन में क्या हो रहा है, अपचयन अभिक्रिया में कि यहाँ पे CuO प्लस H2 है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि Cu प्लस H2O बन जा रहा है, मतलब कि वो क्या हो रहा है, अलग भाग जा रहा है, बन जा रहा है ना ऑक्सीजन। यहाँ देखिए ऑक्सीजन क्या हो रहा है, अलग भाग जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लिया आप लोग। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे यहाँ पे क्या है, 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। मतलब कि पूरा अगर साफ, अगर जब आकाश रहता है, यानी कि पानी वानी बरसने के बाद क्या होता है, एकदम पूरा साफ हो जाता है ना, तो यहाँ पे वो आकाश कैसा नीला क्यों दिखाई देता है, उसके पीछे का क्या कारण है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि क्या कारण था। ठीक है, चलिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है, मतलब कि जब सूरज का जो रोशनी है, जब वायुमंडल यानी कि हमारे आसपास में जब होकर के गुजरता है, तो हवा के मौजूद महीन कण, हवा में जो भी महीन कण होता है, नीले रंग को लाल रंग में की तुलना अधिक मजबूत से बिखरता है। ठीक है, नीले रंग के तुलना में वो अधिक मजबूती से बिखरता है, मतलब इधर उधर तैरने लगता है। सबसे अधिक बिखरा हुआ नीला प्रकाश हमारी आँखों में प्रवेश करता है, मतलब कि जो भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कौन फैलेगा, तो वहाँ पे नीला रंग फैलेगा। ठीक है, तो अतः आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो वो जो रंग फैलेगा इधर उधर, इसी की वजह से क्या होता है, हमारा जो आकाश में है वो नीला रंग दिखाई देता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव टाइप का है, लेकिन इसको समझिएगा। एक कूलम्ब आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या परिकलित कीजिए। ठीक है, एक कूलम्ब आवेश, ठीक है, एक कूलम्ब आवेश, मतलब आवेश को क्या बोलते हैं, आवेश को क्यू से दर्शाते हैं। ठीक है, तो एक कूलम्ब आवेश के बराबर क्या होता है, Ne होता है। क्या होता है, Ne। ठीक है, तो यहाँ पे वन कूलम्ब, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है N इंटू, ये उधर उधर कैसे नाचने लग रहा है। चलिए ठीक है, 1 = कितना है, N इंटू 10, 1.6 इंटू 10 के पावर -19 है। ठीक है, -19 है। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, तो वहाँ पे फिर हम n ले लेंगे इधर। ठीक है, अब ये जो 1 है वो उधर चल जाएगा, इधर क्या में था, ऐड में था, तो उधर, चलिए ऐड में नहीं था इधर। ठीक है, तो वहाँ पे उधर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1.6 हो जाएगा इंटू 10 के पावर, ओहो, चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/1.6 इंटू 10 का पावर, यहाँ पे नीचे में ही रहेगा, इंटू 10 का पावर -19 रहेगा। तो जब ये -19 में है तो क्या हो जाएगा, एक ऊपर चला जाएगा। ठीक है, जब ये ऊपर जाता है तो क्या होता है, -16 जो है वो प्लस में आ जाता है। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई नीचे से ऊपर की ओर ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे 6.25 इंटू
25 इंटू 10 का पावर 18 हो जाएगा। मतलब कि नीचे से जब ऊपर जाता है तो एक पावर क्या हो गया, घट गया। ठीक है, एक 1.6 था ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए गया मतलब ये 100 से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 10 के ऊपर 19 है तो 19 वहाँ पे 0 आएगा। अब आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम वाहनों के में उत्तल दर्पण का पक्ष दर्पण में के रूप में वार्य क्यों देते हैं, मतलब ज़्यादा उसको महत्व क्यों देते हैं, उससे पीछे की दिशा से देखने के लिए। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हम लोग इसलिए देखते हैं क्योंकि पीछे का जो क्षेत्र है, पीछे का जो ज़्यादा दूर तक हम लोग को साफ साफ, तो पीछे की चीज़ें जो है वो साफ साफ दिखाई दे, इसलिए हम लोग क्या देते उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और वहाँ पे क्या होता है कि बहुत दूर जो चीज़ें होते हैं वो क्या होते हैं, आसानी से हम लोग को दिखाई देता है। और इसके साथ साथ क्या होता है, वो वास्तविक दिखाई देता है। जब भी वास्तविक दिखाई देगा, अगर उल्टा दिखाई देगा तो क्या करेंगे, हम किसी भी गाड़ी में ले के ठोक देंगे, इसलिए वो वास्तविक दिखाई देता है और दूर की चीज़ों को स्पष्ट करके दिखाई देता है। तो हम लोग लिखेंगे उत्तल दर्पण की दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, मतलब कि वो दूर तक दिखाई दे सकता है, जिसके कारण उत्तल दर्पण का ड्राइवर अपने पीछे के बड़े क्षेत्र को देख सकता है, मतलब कि पीछे जितना भी गाड़ी आ रहा है उसको आसानी से देख सकता है। साथ ही उत्तल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, मतलब कि वो हमेशा जो भी दिखाई देगा वो सीधा दिखाई देगा। इसका उपयोग वाहनों 1 सेकेंड, हाँ, वाहनों के साइड मिरर में भी के रूप में भी किया जाता है, मतलब कि ये कोई भी गाड़ी रहता है उसके पीछे ये लगाया जाता है। ठीक है, अब ये क्यों लगाया जाता है, क्योंकि अगर कोई भी पीछे अगर गाड़ी है, ठीक है, उसके पीछे अगर गाड़ी के पीछे लगाया जाता है इसलिए क्योंकि वहाँ के जो भी सारे चीज़ें हैं वो दूर से दिखाई दे और उन्हें कोई भी चलने में कोई परेशानी ना हो। क्या लिखा हुआ है, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दे। विस्थापन मतलब कि यहाँ से धक्का मार के उसको भगा देते हैं। अपने घर से अगर कोई मतलब गलत काम करता है तो उसको क्या करते हैं, धक्का मार के निकाल देते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु रहेगा, ठीक है, जैसे पोटेशियम है, पोटेशियम के साथ साथ और भी सारे जो है अभिक्रिया धातु है, उसे अगर उससे कम रहेगा, ठीक है, तो मतलब देखते हैं ना कि जो कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं उसको अगर बुद्धिमान लोग रहता है तो पूरा लूट लेता है अच्छे तरीके से, तो उसी को क्या करता है, मतलब कि दूर भगा देता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। मतलब कि जो ज़्यादा नॉलेजेबल रहेगा वो क्या करेगा, जो कम नॉलेजेबल है उसको क्या कर देगा, बाहर निकाल करके फेंक देगा। तो यहाँ पर भी जिसका अगर द्रव्यमान, ठीक है, ज़्यादा है, अधिक है, और वो बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है, तो जो कम अभिक्रियाशील धातु रहेगा उसको क्या कर देगा, भगा देगा। तो ऐसे अभिक्रियाशील धातु जिसमें अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व वाले को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। मतलब कि वहाँ पे क्या होगा कि जो ज़्यादा अभिक्रियाशील रहेगा वो रह जाएगा, और जो कम अभिक्रियाशील रहेगा उसको लात मार करके बाहर निकाल देगा। इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Fe+Cu SO4, मतलब कि यहाँ पे फेरस यानी कि लोहा है और यहाँ पे कॉपर है, कॉपर सल्फेट है ना, FeSO4 का कॉपर सल्फेट होता है। तो यहाँ देखिए इसमें क्या हो रहा है कि कॉपर को लात मार करके बाहर निकाल दे रहा है, क्योंकि वहाँ पे कॉपर क्या है, कॉपर यहाँ पे कम अभिक्रियाशील धातु है, तो यहाँ पे क्या है, FeSO4+Cu हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे बनाने के लिए भी एग्जाम में दे दिया जाएगा कि अगर अभिक्रियाशील धातु को यहाँ ये अरेंजमेंट करिए, यानी कि इसको बनाइए अच्छे तरीके से, तो यहाँ पर भी आप लोग को नंबर मिल सकता है। चलिए अगला नंबर देखते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन। आसुत जल विद्युत चालक क्यों नहीं करता जबकि वर्षा जल करता है, यानी कि आसुत जल यानी कि जो शुद्ध जल रहता है वो क्यों नहीं करता है, और वर्षा जल उस विद्युत का चालक क्यों कर लेता है, मतलब उसमें करंट कैसे आ जाता है। ठीक है, तो आसुत जल शुद्ध होता है, मतलब आसुत जल जो होता है ना वो शुद्ध होता है, जैसे पीने का लायक, जैसे हम लोग फिल्टर करके पानी पीते हैं ना वो एकदम शुद्ध होता है। तो इससे कोई आयरन नहीं होता है, इसमें कोई आयरन नहीं होता है। ठीक है, मतलब वहाँ पे आयरन सब खत्म हो जाएगा। लेकिन जबकि वर्षा का अम्लीय होता है, उसमें अम्ल रहेगा, तो अम्ल के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करता है ना, तो जब भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो उसमें करंट निकलेगा, इसमें आयन उपस्थित होता है। ठीक है, इसमें आयन उपस्थित रहता है, इसलिए आसुत जल विद्युत का चालक होता है, जबकि वर्षा जल विद्युत आसुत जल है वो विद्युत का चालक नहीं होता है, जबकि वर्षा जल है वो विद्युत का चालन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि उसमें आयन होता है और अम्लीय होता है, इसलिए वो विद्युत का उपस्थित होता है, इसलिए वो विद्युत का चालन करता है। और आसुत जल में ये जो शुद्ध जल होता है उसमें
नहीं होता है, इसलिए वह चालन नहीं करता है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर में क्या लिखा हुआ है, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। मतलब कि हमारा जो पेट है, ठीक है, हमारा जो उदर है, उदर भी इसको बोलते हैं, पेट भी बोलते हैं, आमाशय भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें अम्ल की अभिक्रिया क्या है, मतलब कि अम्ल की क्या भूमिका है, अम्ल क्या काम करता है, तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे उसको, ठीक है। कि हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक की उपस्थिति में यह अम्ल आमाशय में अम्लीय माध्यम का निर्माण करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, अम्ल अम्ल का निर्माण करे, अम्ल जो है अम्ल आमाशय में अम्लीय माध्यम, ठीक है, अम्लीय माध्यम मतलब कि अपना वहाँ पे क्षेत्र बना लेगा, ठीक है। और क्या करेगा, इसी इसकी मदद से एंजाइम अपने कार्य करता है, ठीक है। इसकी मदद से क्या करेगा, एंजाइम जो है अपना काम करेगा। HCl हमारे भोजन में उपस्थित रोगाणुओं को नष्ट कर देता है, मतलब कि इसमें जो भी रोगाणु जो जीवाणु रहता है ना, उसको क्या कर देगा, नष्ट कर देगा, ठीक है। आगे क्या है, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय में भोजन को पचाने में सहायता करता है। यानी कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो हम लोग के जितना भी भोजन हम लोग खाते हैं उसको पचाने में कौन मदद करता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। हाँ, तो यहाँ पे लिखा है परिवर्ती क्रिया एवं टलने में क्या अंतर है, टहलने में क्या अंतर है, परिवर्ती और टहलने में क्या अंतर है। तो यहाँ पे हम लोग परिवर्ती को पहले समझेंगे। तो परिवर्ती क्रिया क्या होता है, यह अनैच्छिक क्रिया है। अनैच्छिक क्रिया मतलब कि अगर परिवर्ती क्रिया यानी कि जो अनैच्छिक क्रिया होता है वो आपको मन नहीं रहेगा तब पर में भी वो हो जाएगा, ठीक है। वो मतलब आपके मन ये आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनैच्छिक क्रिया बोलते हैं। यह शरीर के अंगों में अचानक प्रतिक्रिया हो जाता है। जैसे अगर आपको चोट लगेगा तो कोई वहाँ पे कहेगा नहीं ना कि आप पकड़िए उसको, वो डायरेक्ट अपने आप उस वहाँ पे हम लोग पकड़ लेते हैं। यह मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होता है। मेरुरज्जु द्वारा क्या होता है, ये नियंत्रित होता है। लेकिन जब टहलना होता है यानी कि हम लोग को चलना होता है तो वो क्या होता है, ऐच्छिक क्रिया होता है। मतलब कि जब हम लोग को मन करेगा तब हम करेंगे, ठीक है। कि अगर नहीं जो करेगा तब पर में भी हम लोग इधर उधर घूमने नहीं ना लगते हैं, तो ये क्या होगा, ऐच्छिक क्रिया होता है, ठीक है। जब हम लोग सोच समझ करके कोई काम करते हैं उसको हम लोग ऐच्छिक क्रिया बोलते हैं। अब जो बिना सोचे समझे डायरेक्ट अगर हम लोग कर देते हैं, किसी को अगर एक थाप मार देते हैं तो वो भी क्या होता है, डायरेक्ट ऐच्छिक क्रिया अनैच्छिक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। यह सोच समझ कर की गई क्रिया होता है। मतलब कि इसको सोच समझ करके करते हैं कि सही है कि गलत है। अगर कि कोई किसी को मतलब भला बुरा भी बोल देता है, ठीक है, तो ये सब टहलना में ही मतलब ऐच्छिक क्रिया में ही आता है। यह मस्तिष्क द्वारा नियंत्रण होता है, मतलब ये दिमाग जो कहेगा उसी के आधार पर हम लोग करते हैं। अब आगे देखिए क्या है, परितंत्र क्या है, ठीक है। इसके प्रमुख घटक के नाम तथा उदाहरण बताइए। तो वह स्थान जहाँ सभी जीव निर्जीव वस्तुएं रहते हैं उसे परितंत्र कहते हैं। परितंत्र हम किसको कहेंगे, वहाँ पर जहाँ सजीव और निर्जीव मतलब जिसमें जान है जिसमें नहीं जान है वो सारे जीव जंतु रहेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, परितंत्र कहते हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि दो प्रमुख घटकों का नाम है। तो यहाँ पे दो उदाहरण पूछ रहा था। तो यहाँ पे दो प्रमुख घटक कौन सा है, जैविक और अजैविक घटक। जैविक घटक जैसे जिसमें जान होता है, जैसे कौन कौन होता है, पेड़ पौधा में जान होता है, उन लोग क्या करता है, वृद्धि करता है। अगर देखिए एक और चीज़ समझ लीजिएगा कि हम लोग क्या जैविक किसको बोलेंगे, जिसमें जान होगा, जो बड़ा होगा, ठीक है, जो जिसको भोजन की आवश्यकता होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जैविक बोलते हैं, ठीक है। वो और उसमें अगर उसको काटते हैं तो कुछ ना कुछ उसको पीड़ा होता है। यानी कि पेड़ को काटते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, एक प्रकार का मतलब पानी जैसा निकलता है, लेकिन उसका भी क्या होता है, ब्लड होता है, ठीक है। जंतु, मानव और सूक्ष्म जीवधारी, ठीक है, मतलब छोटे छोटे जो जीवधारी होते हैं, ठीक है। इस तथा अजैविक घटक मृदा मतलब कि अजैविक जिसमें जान नहीं होता है। तो जैसे मिट्टी में जान नहीं होता है, वायु में जान नहीं होता है, जल में जान नहीं होता, प्रकाश तथा ताप यानी कि प्रकाश और ताप में भी जान नहीं होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अजैविक बोलते हैं। मतलब कि जिसमें जान नहीं होता है उसको हम लोग अजैविक बोलते हैं, जिसमें जान होता है उसको जैविक क्रिया बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं 26 नंबर, प्रकाश वायु में 1.5 अपवर्तनांक कांच की प्लेट में प्रवेश करता है तो कांच की प्रकाश की चाल कितनी है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻⁸ है। 3 × 10⁻⁷ है, प्रति मीटर सेकेंड है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे उसका आंसर लिखेंगे अपवर्तनांक। आप यहाँ पे नांक होगा, ठीक है, यहाँ पे लाख लिखा गया है। अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टा में, ठीक है। ये कांच में प्रकाश की चाल ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा बराबर, यहाँ पे थोड़ा सा
हाँ, तो यहाँ पे देखिए अपवर्तनांक यहाँ पे कितना दिया है, 1.5 दिया गया है। तो हम इधर लिख लिए बराबर की, और यहाँ पे बराबर होगा, ठीक है, यहाँ पे बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ बराबर में कर दीजिएगा, 1.5 यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे उसका कितना मान दिया हुआ है, 3 × 10⁻8 दिया हुआ है, ठीक है। 10⁻8 होता है बटा में भी, ठीक है, बटा में क्या लिखा हुआ है, 3 × 10⁻8 बटा में 8 लिखा हुआ है, बटा में भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यहाँ पे बराबर तरफ यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 है, 1 सेकेंड, यहाँ देखिएगा क्या लिखा हुआ है, 1.5 है, ठीक है। यहाँ पे 3 × 10⁻8 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, भी बटा में भी है ना, यहाँ पे बराबर है 10⁻8 है, ठीक है। जब यहाँ पे से हम लोग बटा में 1 है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो भी कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब ये जो इधर है ना, ये नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज़ हुआ है, नीचे आया है, और इसको हम लोग काट दिए हैं। तो 15 दूना के 30 यानी कि 2 आएगा, ठीक है। तो 1.5 दूना के 3 होता है ना, तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया है। चलिए अगला नंबर 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इसके निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है। तो अगर निकट दृष्टि दोष होता है ना, तो निकट मतलब निकट दृष्टि दोष अगर जिसको भी होता है, तो मतलब निकट की चीज़ें साफ साफ दिखाई देगी, लेकिन दूर रखी वस्तु नहीं साफ साफ दिखाई देगी। और दूर दृष्टि दोष कब होता है, मतलब कि दूर की चीज़ें साफ साफ दिखाई देगी, लेकिन निकट की चीज़ नहीं दिखाई देगी। मतलब जो चीज़ होता है वो एग्जैक्ट होता है, मतलब कि अगर दूर की चीज़, अगर दूर दृष्टि दोष होगा तो वहाँ पे दूर की चीज़ें साफ साफ दिखाई देगी, और निकट की चीज़ें मतलब कि जो पास रहेगा वो साफ साफ नहीं दिखाई देगी, ठीक है। आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो आगे यहाँ पे देखिएगा, मतलब वह दृष्टि दोष जिसके कारण कोई वस्तु निकट की वस्तु है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकता है, मतलब कि जो पास है वो हम लोग को साफ साफ दिखाई देगा, परंतु दूर देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा गलती लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पे दूर जो रखा वस्तु होता है वो साफ साफ स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगा, इसी तो वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। निकट, इसे क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहेंगे, मतलब कि पास की चीज़ों को साफ साफ देख सकते हैं और दूर की चीज़ों साफ साफ नहीं देख सकते, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, निकट दृष्टि दोष बोलेंगे। इसे अवतल लेंस द्वारा ठीक करेंगे, ठीक है। इसको क्या करते हैं, अवतल लेंस द्वारा ठीक करेंगे। लेकिन अगर जब दूर दृष्टि दोष होगा ना, तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये उत्तल दर्पण द्वारा, ये उत्तल लेंस द्वारा हम लोग उसको ठीक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं, 28 नंबर में क्या कर रहा है कि ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है। तो ऊष्माक्षेपी मतलब कि क्या करते हैं हम लोग, ऊष्मा मतलब बाहर निकल रहा है, ठीक है। ऊष्माक्षेपी मतलब बाहर निकल रहा है, ऊष्मा को हम लोग बाहर निकालते जा रहे हैं, मतलब कि काम कर रहे हैं तो हम लोग एक प्रकार का क्या हो रहा है, ऊष्मा बाहर निकल रहा है। लेकिन अगर वही ऊष्माशोषी होता है, ठीक है, तो मतलब ऊष्मा को अंदर क्या कर रहा है, सोख ले रहा है, अपने अंदर समाहित कर ले रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऊष्माशोषी, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे उसी को हम लोग समझ लेते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ठीक है। मतलब ऊष्मा क्या करेगा, वहाँ से बाहर निकलेगा, वैसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जो उत्पाद के साथ क्या होगा, ऊष्माक्षेपी मतलब ऊर्जा जो है वो बाहर निकलेगा। जैसे यहाँ पे CH4 प्लस 2O2, वो थोड़ा सा यहाँ पे एक एरो का चिन्ह होगा ना, 2CO2 होगा प्लस CO2 प्लस 2H2O प्लस ऊर्जा, ठीक है। ये हमारा समीकरण है, ठीक है। ये ऐसे समीकरण बनाने के लिए आपको दे दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि ऊष्माशोषी मतलब कि ऊष्मा को अंदर को सोख लेता है, ठीक है। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के कारण करने के लिए हमें ऊष्मा में देनी पड़ती है, मतलब कि ऊष्मा को हम लोग उसको देंगे तभी वो काम करेगा, नहीं देंगे तो वो काम नहीं करेगा। लेकिन उसमें क्या करता है, ऊष्माक्षेपी में क्या मिल रहा था, ऊष्मा हम लोग को मिल रहा था, खुद मिल रहा था, ठीक है। तो अर्थात ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे ऊष्माशोषी कहते हैं। अगर जिसमें आवश्यकता पड़ेगा उसको क्या बोलेंगे, ऊष्माशोषी। और जिसमें अगर मिलेगा, ठीक है, उसमें क्या बोलेंगे, मतलब उसमें से बाहर निकलेगा, ठीक है। जब बाहर निकलेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे ऊष्माक्षेपी, और जब हम लेंगे अंदर की ओर तो उसको क्या बोलेंगे, ऊष्माशोषी, ठीक है। अपने अंदर समाहित कर लेंगे। जैसे यहाँ पे CaCO3, ठीक है, ये उसका उदाहरण है, ठीक है। आगे देखते हैं, और एक और उदाहरण है CaO प्लस CO गुने 2 लिख दिया है, यहाँ पे CO2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या लिख रहा है कि 29 नंबर, समजातीय श्रेणी क्या है, साधारण
उदाहरण के साथ समझाइए, ठीक है। तो यहाँ पे उदाहरण के साथ समझाना है। यहाँ पे थोड़ा सा जब लिख रहे थे तो उस टाइम मिस्टेक हो गया, तो यहीं पे एक ही लाइन में आंसर आ गया। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें एक ही प्रकार के प्रकारात्मक समूह होते हैं, मतलब कि एक ही प्रकार के जैसे समूह हो जाएगा ना, ठीक है। एक प्रकार का मतलब कि एक ही जाति के अगर सारे चीज़ हो जाएंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं समजातीय श्रेणी। मतलब एक ही जाति के सारा रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समजातीय श्रेणी। तो यहाँ पे क्या है, समजातीय श्रेणी मतलब CH3OH है, ठीक है। यहाँ पे C2 है, ठीक है। यहाँ पे एक था C, यहाँ पे 2 ठे हो गया, कार्बन एक ठे था, यहाँ 2 ठे हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 3 ठे हो गया, ठीक है। प्लस यहाँ पे H 3 ठे था तो 2 2 ठे बढ़ गया, 3 2 5 हो गया, 5 2 7 हो गया। यहाँ पे OH का OH वैसे ही सेम टू सेम रह गया। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन में क्या है। तो यहाँ पे न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की क्या समीकरण है। यहाँ पे ये क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन और एक न्यूलैंड की अष्टक सिद्धांत वाला जो क्वेश्चन है, और एक न्यूलैंड और एक कौन था, एक और कोई था, याद अभी नहीं आ रहा है उसका नाम। न्यूलैंड, हाँ न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत यहाँ पे पूछ रहा है ना। और यहाँ पे आवर्त सारणी वाला एक क्वेश्चन आएगा, उसको भी हम लोग समझेंगे। तो उसको सुबह में हम आपको अपलोड करेंगे। अभी तो लगभग कितना बज गया देख लेते हैं। तो यहाँ पे 11:46 हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें। तो इसका अष्टक सिद्धांत क्या कहता है कि अष्टक सिद्धांत में केवल कैल्शियम तक लागू था। ये जो अष्टक सिद्धांत था वो कहाँ तक लागू था, कैल्शियम तक ही लागू था। क्योंकि यहाँ पे एक नया ये जो संगीत का जो सुर होता है उस पर ये लागू किया गया था, ठीक है। तो संगीत का जो सुर होता है उसको क्या बोलते हैं, सारे गामा पाधा नी सा। तो मतलब सारे गामा पाधा नी सा, फिर से मतलब सा आ रहा है, तो वही चीज़ वो मतलब कि वो कैल्शियम के बाद फिर वही चीज़ रिपीटेड होता है। क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व से मिलता था। मतलब कि पहला जो तत्व था उससे क्या होता था, वो मिलता जुलता था, इसीलिए वो संगीत के ये सुर पे उसको रखा गया, ठीक है। आगे न्यूलैंड की कल्पना की थी कि प्राकृतिक में केवल 56 तत्व विद्यमान है और भविष्य में ऐसे कोई अन्य तत्व नहीं मिलेंगे। मतलब ये कहे थे कि अगर यहाँ पे पूरा प्राकृतिक मतलब जितना भी प्राकृतिक हमारा चीज़ है, आप हमारे आसपास चीज़ें हैं, उसमें से 56 तत्व ही है, ठीक है। 56 एलिमेंट ही है जो, और उसके बाद भविष्य में यानी कि जीवन में कभी और अन्य तत्व नहीं मिलेंगे। लेकिन ये गलत हो गया था, क्योंकि उस अभी के टाइम में 118, ठीक है, 118 तत्व हो गए हैं ना, 118 तत्व हो गए हैं, 118 एलिमेंट हो गए हैं। आगे क्या है, यहाँ पे तीसरे नंबर में है न्यूलैंड अष्टक सिद्धांत केवल हल्के तत्वों के लिए ही ठीक से लागू हो पाया। मतलब कि जो इसका जो है ना वो हल्का तत्व जो भी था उसके लिए ही ये लागू हो पाया। स्वपोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में अंतर लिखिए। इस जब भी अंतर अगर आपको लिखना होगा तो इधर लिखिएगा, अगर लिखना होगा तो यहाँ पे कैसे करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरफ इधर लिख लीजिएगा स्वपोषी और इधर लिख लीजिएगा विषम पोषी, ठीक है। स्वपोषी इधर लिख लीजिएगा, विषम पोषी लिख करके लिखिएगा तो अच्छा नंबर मिलेगा और अच्छा मार्क्स भी वहाँ से उठ पाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं स्वपोषी और विषम पोषी। स्वपोषी किसे कहते हैं, वे जीव जो अपने भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं। जैसे उदाहरण में हरे पत्ते, ठीक है, हरे पत्ते यानी कि जो भी पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन क्या करते हैं, खुद बनाते हैं। उनको कोई वहाँ पे भोजन देने वाला नहीं है। लेकिन क्या करते हैं जो हम लोग हैं वो क्या होते हैं, दूसरे पर निर्भर होते हैं, यानी कि हम लोग विषम पोषी होते हैं। विषम पोषी जीव वे, ओहो चलिए स्वपोषी हम लोग समझ लिया, विषम पोषी वे जीव जो अपने भोजन के लिए पूर्ण आश्रित, यहाँ पे आश्रित लिखा गया है, ये गलती हो गया, आश्रित होता है ना, आश्रित, ठीक है। यहाँ पे आश्रित रूप से अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। मतलब दूसरे पे क्या रहेगा, निर्भर रहेगा। यहाँ पे मतलब अपने खुद से नहीं बना पाएगा, दूसरे पर। जैसे हम लोग क्या करते हैं पेड़ पौधे पर या फिर जो भी हम लोग अनाज उगाते हैं उस पर हम लोग निर्भर रहते हैं कि अगर होगा तो खाएंगे, नहीं होगा तो क्या होगा, अकाल हो जाता है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विषम पोषी कहलाता है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि लैंगिक और अलैंगिक जनन क्या होता है। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम आज जो भी क्वेश्चन करवाएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लैंगिक जनन के बारे में समझते हैं। इस क्रिया में नर और मादा दोनों आवश्यकता पड़ती है। मतलब कि नर और मादा, ठीक है, स्त्री और पुरुष दोनों की आवश्यकता होती है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन बोलते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया में जनन उच्च श्रेणी में के जीव में होते हैं। मतलब उच्च श्रेणी के जो भी जीव होते हैं उसमें क्या होता है, लैंगिक जनन होता है, ठीक है। मतलब जिसमें सोचने समझने की क्षमता होता है। लैंगिक जनन निषेचन क्रिया के बाद जीव बनाकर आरंभ होता है।
बनना आरंभ होता है। मतलब कि जब निषेचन होगा, मतलब कि दोनों का जब संबंध मिलेगा तो क्या होता है, एक नया जीव का बनना शुरू होता है। ठीक है, इस जनन द्वारा उत्पन्न संतान में नए गुण विकसित होते हैं। मतलब कि यहाँ पे गुण जो है वो दोनों से, यानी कि नर और मादा से दोनों से मिलता जुलता एक नया गुण क्या होगा, मिलेगा। ठीक है, अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? तो अलैंगिक जनन, इस क्रिया में नर और मादा दोनों आवश्यकता होती है, दोनों की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही हो जाएगा। तो यहाँ पे अलैंगिक में अगर पूछेगा, ठीक है, अलैंगिक जनन किस में होता है? तो हाइड्रा इस सब में क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, ये खुद में ही अपना काम कर लेते हैं। ठीक है, मतलब इन लोग में कोई दूसरा नहीं आता है। ठीक है, तो ये आगे यह निम्न श्रेणी, मतलब नीचे जो भी है तो उसमें क्या आता है, निम्न श्रेणी के जीवों में होता है। ठीक है, अलैंगिक जनन निषेचन क्रिया नहीं होता है, इसमें निषेचन नहीं होता है। ठीक है, इसमें निषेचन नहीं होता है, इसमें मुकुलन द्वारा होता है। हाइड्रा में क्या कैसा होता है, मुकुलन द्वारा होता है। ठीक है, इस जनन द्वारा उत्पन्न संतान में नए गुण नहीं आते हैं। तो सब उसका जस्ट अपोजिट लिख लीजिएगा तो आपको नंबर मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, एक उदाहरण दीजिए। संतुलित मतलब आपको वो संतुलित करना रहेगा कि अगर इधर भी बराबर है तो उधर भी आपको संतुलित बराबर करना होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें क्या है कि जब जब किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों को तथा उत्पादों के पर क्या परमाणुओं की संख्या समान होती है। मतलब इधर का जो संख्या रहेगा उत्पाद, और ठीक है, उत्पाद रहेगा और एक और उसमें रहता है, तो वो दोनों तरफ क्या रहेगा, बराबर होगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संतुलित बोलते हैं। ठीक है, उसे संतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में संतुलित करना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे अगर वहाँ पे, ठीक है, कोई भी संतुलित रहेगा तभी वो एक नया अभिक्रिया उत्पाद से नया अभिकारक बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। तो यहाँ पे 2Na मतलब कि दो ठे Na का मतलब क्या होता है, Na का मतलब होता है हाँ, K से पोटेशियम होता है, Na से सोडियम होता है। हाँ, 2 सोडियम प्लस O2 होता है। ठीक है, उसके बाद आगे उधर भी, इधर से जब उधर गया तो क्या हो गया, 2NaO2। मतलब कि यहाँ देखिए इधर भी 2 है और उधर भी 2N है। यहाँ भी A 2 है, वहाँ भी दो ठे है, और यहाँ पे O2 है, मतलब कि O 2 ठे है, तो यहाँ पर भी साथ में O 2 ठे आ गया, मतलब कि सबके साथ यहाँ पे गुना हो गया है। तो यह हमारा हो गया। अब आगे देखिए क्या करेंगे, विरंजन चूर्ण के सूत्र तथा महत्वपूर्ण उपयोग बताइए। मतलब कि विरंजक चूर्ण का क्या उपयोग होता है उसको, और उसका सूत्र हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, CaOCl2 होता है, CaOCl2। याद रखिएगा, विरंजन चूर्ण का 2 महत्वपूर्ण उपयोग यहाँ पे निम्नलिखित लिखा हुआ है। तो पेयजल के शुद्ध करने में, मतलब कि अगर हम लोग को पानी को साफ सुथरा रखना है तो उसमें क्या करते हैं, विरंजक चूर्ण यानी कि बेकिंग पाउडर को हम लोग डालते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और आगे क्या है, रेगाणुनाशक और ऑक्सीकारक में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें किसमें, रेगाणु में और ऑक्सीकारक में प्रयोग किया जाता है। अब 35 नंबर क्या है, रुधिर क्या है। ठीक है, रुधिर क्या है, इसके 2 कार्य लिखें, कार्य को लिखें। रुधिर क्या है, रुधिर, ठीक है, रुधिर के बारे में हम लोग समझेंगे। तो एक तरल संयोजी ऊतक जिसमें इसके 2 कार्य होते हैं, निम्नलिखित है। मतलब यहाँ पे 2 ठे कार्य पूछा है तो हम लोग वहाँ पे निम्नलिखित कर दिए। तो पहला, शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन, मतलब हम लोग के शरीर में जो भी ऑक्सीजन आता है वो किसके माध्यम से आता है, तो रुधिर के माध्यम से हमारा शरीर में ये आता है। ठीक है, ऑक्सीजन आता है। अब दूसरा क्या काम है, पोषक तत्वों का शरीर में परिवहन, मतलब जितना भी पोषक तत्व होता है, पोषक तत्व में कौन कौन आता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये सारे जो होते हैं हमारे पोषक तत्व होते हैं, उसमें वो हमारे शरीर में पहुँचाता है कौन सा, रुधिर पहुँचाता है। ठीक है, ऑक्सीजन भी पहुँचाता है। अगला 36 नंबर, मानव वृषण में क्या क्या कार्य होते हैं, 2 कार्य को लिखें। मतलब मानव का वृषण, ठीक है, वृषण कहाँ पाया जाता है, तो वृषण पाया जाता है पुरुषों में, यानी कि नर में पाया जाता है। और मादा में क्या पाया जाता है, तो मादा में जो है वो अंडाणु पाया जाता है। ठीक है, यानी कि वृषण में नर जनन कोशिका है जो शुक्राणु का निर्माण करता है। वृषण जो है वो किसका निर्माण करता है, तो शुक्राणु का निर्माण करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पन्न एवं स्रावन में वृषण की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, हार्मोन का उत्पन्न एवं स्रावन का वृषण में महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए 37 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन और अति भारत यहाँ पे लिखा गया भरण होता है। ठीक है,
अति भरण यहाँ पे न लिखिएगा, कब होता है, ठीक है। तो कब होगा, देखिए देखते हैं ना कि हमारे घर में दो दो तार जब रहेगा, मतलब कि हर एक आदमी का सोच भी दो प्रकार का होता है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक। कभी कभी वो अच्छा भी सोचने लगता है, कभी कभी अपने अपने बारे में वो बुरा भी सोचने लगता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि 37 में, किसी विद्युत में लघुपतन तथा अतिभारण कब होता है? जब विद्युत परिपथ में विद्युतमय तार में उदासीन तथा तार का संपर्क में आता है, मतलब कि जो प्लस नेगेटिव तार और जो पॉजिटिव तार होता है, मतलब कि धनात्मक और ऋणात्मक तार जब एक साथ आता है, तब वहाँ पे क्या होता है, अतिभारण होता है, यानी कि शॉर्ट सर्किट होता है, वहाँ पे आग लगने की संभावना ज़्यादा होता है। तो तो प्रतिरोध शून्य हो जाता है, प्रतिरोध क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, यानी कि जीरो हो जाएगा, और वहीं पे आग लगना शुरू हो जाता है। प्रतिरोध शून्य होने के कारण लघु पतन हो सकता है। इसके कारण आग लग सकती है, मतलब कि वहाँ पे जो भी चीज़ें रहेगी वो सिर्फ सब जल जाएगी, और विद्युत परिपथ में के उपकरण का भी क्षतिग्रस्त हो जाएगा, मतलब कि वो भी क्या हो जाएगा, टूट फाट जाएगा, जल जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, जिप्सम क्या होता है? जिप्सम, इसको 373 केल्विन के ताप पर गर्म करने पर क्या होगा, ठीक है। इसको 373 केल्विन पर अगर हम लोग रखते हैं तो इस यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे उसका देख लेते हैं आंसर, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रोक्साइड को जिप्सम कहते हैं। किसको कहते हैं? कैल्शियम सल्फेट हाइड्रोक्साइड हाइड्राइट हाइड्रेट को हम लोग क्या कहते हैं? जिप्सम कहते हैं। इसका सूत्र CaSO4 है, इंटू 2H2O होता है, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, हाँ चलिए हो गया। तो इसको क्या कहते हैं, CaSO4 इंटू 2H2O होता है। जिप्सम को 373 केल्विन के ताप पर गर्म करने पर 3/2 अणुओं का त्याग करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का हम लोग कब यूज़ करते हैं? जब भी अगर किसी का पैर हाथ या टूटता है तो वहाँ पे हम लोग क्या किस चीज़ का यूज़ करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या यहाँ पे सूत्र क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/2 कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो जाएगा CaSO4/1/2। यहाँ पे H2O नहीं आएगा, ठीक है। 1 सेकंड रुकिएगा, 1/2 H2O हो जाएगा, ठीक है। ये क्या किसका हो जाएगा, CaSO4H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए, ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या परिणाम होता है, मतलब कि हमारे शरीर में अगर हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा, ठीक है, तो क्या होता है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी में अरक्तता कहा जाता है, ठीक है, मतलब एनीमिया कहा जाता है। अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाता है तो क्या होता है, एनीमिया हो जाता है। एनीमिया बीमारी क्या होता है ना, वो हमारे शरीर में आ जाता है, ठीक है। जिसके कारण जिसके निम्नलिखित लक्षण है, मतलब लक्षण भी होता है, ठीक है, जो दर्शाया गया है। क्योंकि हीमोग्लोबिन में शरीर में विभिन्न भागों में O2 की स्थानांतरण करता है, जिससे भोजन का ऑक्सीजन हो सके, ऑक्सीकरण हो सके, मतलब कि जो भी हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, उसको ऑक्सीकृत होना चाहिए, मतलब कि ऑक्सीजन में मिला हुआ होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा, ठीक है, तो क्या होता है कि हमारा BP हाई और लो होता है, ठीक है। उसी के आगे समझेंगे तो कोशिकाओं के ऊतक तक पर्याप्त मात्रा में O2 यानी कि ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। शरीर में उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा में क्या होता है, अपर्याप्त रहती है, मतलब कि वहाँ पे ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता है। जिसके कारण क्या होता है कि हमारा जो हीमोग्लोबिन है ना, उसमें क्या होता है कि जो प्रॉब्लम जो समस्याएं होती है वो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे BP हाई या BP लो का यहाँ पे सामना करना पड़ता है, यानी कि हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, बोलते हैं ना हाई BP हाई हो जा रहा है, ठीक है। और दूसरा, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को हर समय थका हुआ अनुभव होता है तथा ज़्यादा कार्य नहीं कर पाता है, मतलब कि जब ये हीमोग्लोबिन में ये अरक्तता हो जाता है, ठीक है, मतलब कि वहाँ पे ऑक्सीजन सही रूप से नहीं पहुँच पाता है, तो वो क्या होता है, आदमी तुरंत उसको हांफ चढ़ जाता है, ठीक है, मतलब कि वो हांफने लगता है और वो बहुत थका हुआ महसूस करता है। उसकी त्वचा व आँखों का रंग पीला पद हो जाता है, मतलब पीलापन हो जाता है, ठीक है, वो आँख पीला होने लगता है। आगे 40 नंबर देखते हैं। 40 नंबर में, हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं, मतलब कि जो जो चीज़ें नष्ट हो रहे हैं उस पे हम लोग क्यों नहीं ध्यान देने पा रहे हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है, जीवाश्म ईंधन, ठीक है,
मतलब कि इसको ये क्या है, जीवाश्म ईंधन जो है ऊर्जा के अनवीकरणीय, मतलब इसको हम लोग दोबारा से नहीं बना सकते हैं, अतः इसे बचाने के लिए आवश्यकता है। मतलब कि इसको हम लोग बचाएंगे तभी हमारी पीढ़ी के लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है। अगर नहीं बचाएंगे तो फिर हम लोग का तो चल ही जाएगा, लेकिन उन लोग जो नया पीढ़ी आएगा जो वो बर्बाद हो जाएगा। तो पृथ्वी के अंदर कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि सीमित मात्रा में मौजूद है। मतलब ये एक लिमिटेड है, ठीक है। यहाँ पे जो है ना, क्या क्या है, कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस, ठीक है, ये सब क्या है, लिमिटेड है, ये लिमिटेड है। मतलब कि ये एक बार ख़त्म हो जाएगा तो फिर दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या है ये, सीमित है, ठीक है। सीमित है यानी कि ये दोबारा फिर नहीं आ सकता है। आगे यदि हम आप इसका प्रयोग इसी प्रकार से करते रहे तो शीघ्र समाप्त हो जाएंगे तथा अर्थ में वैकल्पिक स्रोतों को और भी और ध्यान देना चाहिए। मतलब इसको हम लोग को बचाए रखना चाहिए क्योंकि आने वाला हमारा जो पीढ़ी है वो अच्छे तरीके से चल पाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्या क्वेश्चन है कि कारण बताइए कि धातु और विद्युत धारा का संचालित करते हैं। क्यों विद्युत धारा को संचालित करता है, ठीक है। मतलब कि धातु जो है उसमें क्यों विद्युत जाता है, उसमें करंट क्यों जाता है, उसके बारे में समझेंगे। तो धातु एक स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। धातु में क्या पाया जाता है, स्वतंत्र, मतलब कि वो कि कहीं भी जा सकता है, ऐसा इलेक्ट्रॉन उसमें पाया जाता है। इसके कारण इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण विद्युत धारा का संचलन होता है, यानी कि उसमें ये क्या होता है, विद्युत इधर उधर जा सकता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, विद्युत धारा का संचलित होता है धातु में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 42 नंबर, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्तताप क्यों प्रतीत होता है। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ गलती लग रहा है, ठीक है। मतलब कि उसमें ज़्यादा रोशनी क्यों दिखाई देता है, जब सूरज निकलता है या सूरज डूबता है तब। तो यहाँ पे देखिए क्या उसका आंसर दिया गया है। तो यहाँ पे सूर्योदय के समय सूर्य की दूरी पृथ्वी से अधिक होती है। मतलब कि सूर्योदय में के टाइम में क्या होता है, सूर्य की जो दूरी होती है वो पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूर होती है, जिससे वायुमंडल से होकर सूरज सूर्य के प्रकाश को, ठीक है, सूर्य के प्रकाश को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। मतलब कि ज़्यादा दूर जाना पड़ता है, इसके कारण कोनों से होकर गुजरती है। कैसे होकर के गुजरती है, तो कोनों से होकर के गुजरना पड़ता है। तो जो मुख्य रूप से नीले रंग के परिकीर्तित कर देते हैं। मतलब कि वो दिखाई देता है, नीला रंग के दिखाई देता है, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है। जो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्या होता है, हाँ ठीक है, यहीं पे थे ना। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसी प्रकार प्रतिकिरण नहीं हो पाती है और हमारी आँखों तक पहुँचता है। अतः सूर्योदय के और सूर्यास्त के समय क्या होता है, रक्तताप होता है, प्रतीत होता है। मतलब कि ज़्यादा वहाँ पे रोशनी दिखाई देता है। सही था जी, कोई दिक्कत नहीं था वहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं, आप लोग समझ सकते हैं। व्याख्या कीजिए कि किसी ग्रहों को व्याख्या कीजिए कि ग्रहों क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। तो यहाँ पे उसका उत्तर है, यहाँ पर भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्योंकि यहाँ पे अगर इसको कट कर दे तो यहाँ आगे आ जाता है आंसर। चलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, तब में भी तो यहाँ पे देखें, तारे की तुलना में ग्रह पृथ्वी की ज़्यादा नज़दीक रहता है और जब ग्रहों के प्रकाश की किरणें चलती है तो उसका बहुत कम मात्रा में अपवर्तन होता है। मतलब कि यहाँ पे अपवर्तन कैसे होता है, यहाँ से ये टकरा करके यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो यह अपवर्तन कम होता है इसके वजह से, ठीक है। को बिंदुओं का बिंदु आकार के अनेक प्रकाश स्रोत से संग्रहित मान लेता है। तो सभी बिंदु आकार के प्रकाश के स्रोत से हमारे नेत्रों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा कुल
परिवर्तन का औसत शून्य हो जाता है। मतलब कि वहाँ से जो भी रोशनी आता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, वो अपवर्तित हो जाता है, ठीक है, उसका अपवर्तनांक बहुत कम हो जाता है। ये इसी कारण क्या होता है कि जो बिंदु होता है ना, वो प्रकाश के स्रोतों से संग्रहण मान लेता है, ठीक है, मतलब कि वो अलग मतलब नहीं जा पाता है, तभी बिंदुओं का आकार प्रकाश के स्रोतों से हमारे नेत्र में प्रवेश कर लेता है। मतलब कि हमारे डायरेक्ट वो हमारे ये आँखों में आकर के मतलब डायरेक्ट दिखाने लगता है, और उसका औसत क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। इसी ग्रह नहीं टिमाते हैं, इसलिए क्या होता है, ग्रह जो है नहीं टिमटिमाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विरंजक चूर्ण के दो महत्वपूर्ण उपयोग लिखें। यहाँ पे क्या लिख रहा है, विरंजक चूर्ण, ठीक है, विरंजक चूर्ण के दो महत्वपूर्ण उपयोग लिखना है। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOl ये तो हम लोग पहले भी कर चुके थे। विरंजक चूर्ण के दो उपयोग लिखना था, तो पीने वाले पानी के कीटाणु मुक्त करते हैं, ठीक है, मतलब इसमें जो भी कीटाणु रहता है उसको मार देता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे एक और देखते हैं, वस्त्र उद्योग में, मतलब कि वहाँ पे जो भी धूल कण उड़ते हैं उस वहाँ पे भी यूज किया जाता है। चलिए 45 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, और आपके लिए यहाँ पे कल आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ़ किया जाता है। मतलब कि जो वायु में जलाने से पहले, मतलब इसको जब मैग्नीशियम को रिबन को जलाते हैं उससे पहले हम उसको साफ़ क्यों करते हैं। तो वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ़ क्यों किया जाता है, 2 बार हो गया, चलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। चलिए उसका आंसर देखेंगे, नीचे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखिए, मैग्नीशियम रिबन को ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत चढ़ी होती है, उससे जलने से नहीं देती है। मतलब उसमें जो एक कौन सा परत होता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत होता है जो उसे जलना नहीं देता है। तो उसको अगर जब तक नहीं साफ़ करिएगा तब तक वो नहीं जलेगा। तो अगला देखते हैं, उसी में क्या लिखा हुआ है, इसलिए वायु में जलने के लिए मैग्नीशियम रिबन को साफ़ किया जाता है ताकि वो आसानी से जल सके। तो यहाँ तक हमारा वीडियो ये कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे अभी बहुत जल्द ही आपको अपलोड कर देते हैं, ठीक है, और ताकि आप लोग अच्छे तरीके से सुबह में देख पाएँ और अच्छे नंबर ला पाएँ। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में, और बेस्ट ऑफ लक इस एग्ज़ाम के लिए, साइंस के एग्ज़ाम के लिए। और देख सकते हैं तो सुबह में लगभग 10 ऑब्जेक्टिव का हम वीडियो भी अपलोड करेंगे, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।